हिस्ट्री के इस पहले क्लास में हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमें पढ़ना है भौगोलिक खोजें। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती हो तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं। क्लास 9th में का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, वो है भौगोलिक खोजें। इसमें हमें मुख्य बात रूप से 3 ही चीज़ पढ़ना है। भौगोलिक खोज क्या है, भौगोलिक खोज के पीछे की पृष्ठभूमि या कारण जो कहें वो क्या है, और भौगोलिक खोज जो हुई है तो उसके क्या परिणाम हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भौगोलिक खोज क्या होता है। तो भौगोलिक खोज का तात्पर्य या अर्थ नए क्षेत्रों का खोज करना होता है, अथवा जो क्षेत्र हमको पता है उनके लिए नए रास्तों का खोज करना होता है। और जो भौगोलिक खोज हुआ, भौगोलिक खोज के कारण पूरा यूरोप का नक्शा ही बदल गया। इसने यूरोप का समझिए आधुनिक काल के निर्माण में, यूरोप के आधुनिक काल के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था भौगोलिक खोज। आइए हम थोड़ा सा भौगोलिक खोज की थोड़ी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको याद रहे। ये अभी अपने सामने आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये पूरे दुनिया का मैप है। और यहाँ हमारा एशिया है, ये रहा हमारा एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नीचे जो है वो अंटार्कटिका होता है। तो ये हमारे सामने 7 महादेश हैं। और हम लोग जिस महादेश का चर्चा करने जा रहे हैं वो रहा ये यूरोप। यूरोप में क्या हुआ, मध्यकाल के समय में यूरोप बहुत ही पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोगों का सोच मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, इतना पिछड़ा कि इनको कुछ पता ही नहीं था कि धरती कैसा है, गोल है, चपटा है। और यहाँ पे जो शासन था वो राजा करता था सामंतों के माध्यम से। सामंत एक तरह से आप कह सकते हैं जमींदार। और जमींदारी व्यवस्था क्या होता है, शोषणकारी होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ टैक्स से मतलब है। किसी भी तरह उनको टैक्स मिलना चाहिए, वो टैक्स अपने राजा को देंगे, राजा खुश रहेगा, सामंत खुश रहेगा। लेकिन इसमें शोषण होता है लोगों का, किसानों। और पूरे यूरोप में चूँकि वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचलन ज़्यादा था, तो ईसाई का जो फादर होता है पोप जो होता है ईसाइयों का सबसे प्रमुख धर्म गुरु समझ लीजिए, वो होता है। उसका वर्चस्व था पूरे यूरोप में। वो इतना पावरफुल होता था कि वो राजा को भी सजा दे सकता था, ठीक है। लेकिन यूरोप में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक आए, जिन्होंने बताया कि धरती गोल है। किसी ने बताया कि धरती जो है सूर्य का चक्कर काटती है। लेकिन ये जो वहाँ बाइबल का जो मान्यता था, यानी पादरियों का मान्यता था, उसके विरुद्ध था। उनका मानना था कि धरती चपटी है, धरती जो है स्थिर है, सूर्य उसका चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह के मान्यताओं को जब चुनौती मिलने लगा तो पादरियों ने, एक वैज्ञानिक उनमें से जो कोपरनिकस, ऐसा माना जाता है कि उनको फांसी की सजा दिलवा दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि इसने धर्म के विरुद्ध बोला है। और गैलीलियो को चर्च के सामने, सबके सामने उसने माफ़ी मांगी थी। चर्च के सामने लोग थे, लोग के सामने उसने माफ़ी मांगी थी कि हम गलती बोल दिए हैं, ठीक है। लेकिन लोगों का सोच बदलने लगा था, लोग सवाल करने लगे थे। और उस समय कागज़ का भी प्रिंटिंग होने लगा था अधिक मात्रा में, तो लोग बाइबल भी पढ़ने लगे थे और खुद से भी पढ़ते थे। और कुछ बातें ऐसी थी जो पोप बोलता था वो उसमें होता नहीं था। यानी पोप जो है अपने मन से लोगों को गुलाम बनाने के लिए, समझिए मानसिक गुलाम, कुछ भी बोल देता था। यहाँ तक वहाँ प्रचलन था कि पोप जो है पैसा लेकर बोलता था, पैसा दो मुझे, इतना पैसा दो, मैं तुझे स्वर्ग में भेज दूँगा। यानी जितना पाप करना है कर लो, पैसा लेके आओ और स्वर्ग में चले जाओ। इस तरह का धारणा था वहाँ पे। लेकिन जब लोगों का सोच बदला, लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे, लोग सवाल करने लगे, तो फिर पोप का सत्ता खतरे में आ गया। वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों का सोच बदला कि उन्होंने धर्म को ही बांट दिया। वहाँ जो ईसाई धर्म है वो 2 धर्म में बट गया। एक होता है प्रोटेस्टेंट, एक होता है कैथोलिक। कैथोलिक है वही पुराने विचारों वाला, और प्रोटेस्टेंट जो था वो नए विचारों वाला था, ठीक है।
इसी बैकग्राउंड में जो है जब लोगों का सोच बदला तो लोगों को दुनिया का जानने का इच्छा मन में आया होगा। इसी से लोग भौगोलिक खोज की तरफ अग्रसर हो गए। और इस भौगोलिक खोज के शुरू होने में सबसे बड़ा जो तत्कालिक कारण अगर कह सकते हैं तो वो है, ये देखिएगा यहाँ पे अगर जूम करें तो ये है अरब कंट्री, ये, और ये ऊपर है यहाँ पे तुर्की, ये वाला एरिया। तो पहले जो व्यापार होता था यूरोप के साथ इंडिया से या फिर एशिया से, वो इस रास्ते से होता था, ऐसे या फिर ऐसे ऐसे, यानी ये ज़मीन के रास्ते से होता था, नहीं तो ये कुस्तुनतुनिया होते हुए, और यहाँ अरब से यहाँ पे इजराइल है, इजराइल से जेरूसलम एक छोटा सा शहर है, वहाँ से होते हुए। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, यहाँ पे कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का अधिकार हो गया और इजराइल पे अरब का अधिकार हो गया। अब इसके पास मजबूरी हो गई यूरोप के पास कि बिजनेस तो उसके लिए वैकल्पिक रास्ता ढूंढना ही था। तो इसी क्रम में यहाँ से खोज रास्ता शुरू होना, खोज जो है रास्ते के लिए शुरू हो गया। ठीक है, तो बहुत खोज शुरू हुआ, लेकिन 1488 ईस्वी में 1488 यहाँ से निकला एक यूरोप से बार्थोलोम्यू डियाज, और यहाँ पे पहुँच गया अफ्रीका के सबसे दक्षिण बिंदु पे। यहाँ पे पहुँचा बार्थोलोम्यू डियाज 1488 ईस्वी में। कहाँ से? यूरोप से, पुर्तगाल से। और इसने उसका नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी यहाँ पे आंधी बहुत ज़्यादा आता था तो इसका नाम रख दिया उसने केप ऑफ स्टॉर्म्स। और ये अटलांटिक महासागर है, ये बहुत ख़तरनाक है, छोटा महासागर है लेकिन बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ये यहाँ तक पहुँचा और एक नए जगह का खोज कर लिया। उसके बाद 1492 ईस्वी में यहाँ से निकला कोलंबस, पुर्तगाल से। कोलंबस निकला था इंडिया का खोज करने के लिए, लेकिन ये गलती से चला गया यहाँ अमेरिका चला गया, गलती से चला गया अमेरिका। तो यानी कि अब किसका खोज हो गया? अमेरिका का खोज हो गया 1492। फिर यहीं से 1497 में निकला इटली से सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट। और ये निकला था चीन का खोज करने, लेकिन ये पहुंच गया कनाडा के इस वाले क्षेत्र में, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया। और 1498 में यहाँ से वास्को डी गामा निकला, वो पहुंचा यहाँ पहले केप ऑफ गुड होप, जो केप ऑफ स्टॉर्म्स था उसका नाम आगे चल के केप ऑफ गुड होप हो गया था। और यहाँ पे उसको मिला था भारत का एक व्यापारी अब्दुल मजीद, तो उसके सहायता से वो चला गया यहाँ पे इंडिया यहाँ पहुँचा। और इंडिया में पहुँचा ये कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह वर्तमान केरल में है। और उस समय यहाँ का जो राजा था जमोरिन, इसका जम के स्वागत किया, बहुत सारा इसको उपहार दिया, ये भी राजा को उपहार दिया। और जाते समय जब ये वापस लौटा तो अपने साथ बहुत सारा मसाला लेके गया वापस, और जाके जब यूरोप में बेचा, फिर वापस गया इसी रास्ते से यूरोप में बेचा, तो माना जाता है कि उसको लगभग 60 गुना फ़ायदा हुआ था। यानी इतना दूरी तय करने के बाद, इतना दूरी तय करके आया, फिर इतना दूरी तय करके गया, जिसमें उसको लगभग साल भर लगा होगा, फिर भी उसको 60 गुना लाभ हुआ। जब इतना लाभ होगा तो यूरोप के व्यापारी के अंदर खलबली तो मचना ही था, क्योंकि इस समय व्यापारी वर्ग का वर्चस्व बढ़ रहा था। जैसे व्यापार बढ़ रहा था तो व्यापारी वर्ग का विकास हो रहा था। पहले सामंती व्यवस्था था, तो सामंती व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रहा था और व्यापारी वर्ग का विकास हो रहा था। तो सारा यूरोप जो है इस तरह इधर से व्यापार करने के लिए बेचैन हो गया। और इसी क्रम में क्या हुआ, भौगोलिक खोज तेज हुआ, उपनिवेशवाद बढ़ा, साम्राज्यवाद बढ़ा, धीरे धीरे करके पूरे यूरोप का वर्चस्व जो है पूरी दुनिया में छाने लगा। तो ये रहा हमारा इस भौगोलिक खोज के पीछे का पृष्ठभूमि की क्या कारण रहा था कि भौगोलिक खोज इतना तेजी से बढ़ा। अब भौगोलिक खोज के कारण को समझते हैं, परिणाम को। एक मिनट, अगर हम लोग भौगोलिक खोज के परिणाम के बारे में देखें, ये रहा, तो क्या हुआ, इससे व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ।
व्यापार वाणिज्य कैसे प्रभावित हुआ? जब भौगोलिक खोज शुरू हुआ तो लोग व्यापार करना शुरू कर दिए। जैसे ही रास्ता पता चला इंडिया का, तो लोग इंडिया की तरफ आने लगे, एशिया की तरफ आने लगे व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के दौरान औपनिवेशिक साम्राज्य का भी विकास हो गया। जैसे व्यापार हुआ तो व्यापार के लिए क्या चाहिए होता है? कच्चा माल चाहिए होता है, ठीक है। और कच्चा माल चाहिए तो कच्चा माल जब मिल जाता है तो उसको बेचना भी होता है, तो बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। तो इस तरह का जब सोच लोगों के अंदर आया, यूरोपियों के अंदर आया, तो पूरे यूरोप में समझो लूट खसोट जैसा हो गया। जिसको जहाँ मिला वहाँ पे वो लोग कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में क्या हुआ कि यूरोप का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में छाने लगा। क्या बोल रहे थे? यूरोप का वर्चस्व पूरी दुनिया में छाने लगा। और यूरोप जो है पूरी दुनिया में एक नए तरह का शासन व्यवस्था, एक नए तरह का विचारधारा, जिसको हम कह सकते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास करना, साम्राज्यवाद का विकास करना, वाणिज्य का शुरू कर दिया। जैसे इंग्लैंड के हम लोग अंदर थे, इंग्लैंड हम लोग को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, गुलाम बना लिया था। तो इंग्लैंड के नज़र में हम लोग उपनिवेश थे। और उपनिवेश में क्या होता है? कोई भी जो देश है वो उस पर पहले कब्जा करता है और उसका शोषण करता है, मुख्य रूप से आर्थिक शोषण। और आर्थिक शोषण के दौरान लोगों का पर्सनल शोषण भी हो जाता है, बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो इस तरह का प्रभाव जो है पड़ा व्यापार वाणिज्य पे। और वाणिज्यवाद का विकास हुआ। वाणिज्यवाद का विकास करने का मतलब है कि जैसे जो व्यापार होता है उसमें मुद्रा का लेन देन बढ़ गया। जैसे पहले क्या होता था कि पहले जो शुरुआत में है कि लोग वस्तु से भी विनिमय कर लेते थे। कहने का मतलब किसी को कोई वस्तु चाहिए तो अपना उसके पास जो वस्तु है वो दिया और दूसरे से जो वस्तु है वो ले लिया। तो इस तरह का व्यवस्था था। लेकिन यहाँ पे जब व्यापार बढ़ा तो लोग लेन देन करने लगे, उसके लिए मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन बढ़ गया बहुत तेज़ी से। इसमें मुख्य रूप से वो लोग सोना और चांदी का इस्तेमाल करते थे। इसलिए जो है सोना चांदी जमा करने का भी होड़ मच गया। इसमें सबसे ज़्यादा स्पेन के पास चांदी जमा हो गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। तो ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कैसे? जैसे कि पूरे यूरोप में हम लोग जानते हैं ईसाई धर्म था। तो जो लोग अपना वर्चस्व कहीं पे जमाते हैं तो क्या चाहते हैं कि उनका हर चीज़ उस पर लागू हो जाए, जैसे उसका धर्म हो, उसका संस्कृति हो, ताकि लोग उसके तरह सोचें और उससे खरीद बिक्री करें। व्यापार जो यूरोपीय देश आया था किसी भी क्षेत्र में कब्जा करने या फिर व्यापार करने, तो उनका सोच यही था कि व्यापार कैसे होगा? व्यापार तब होगा जब लोग उसकी तरह सोचेंगे तो लोग उसका सामान खरीदेंगे। तो इस तरह का संस्कृति फैलाने के लिए, इस तरह का सभ्यता फैलाने के लिए और अपने धर्म को फैलाने के लिए वो लोग ईसाई धर्म का भी प्रचार करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास के अंतर्गत देखें तो जैसे कि भौगोलिक खोज हुआ, व्यापार बढ़ा, तो व्यापार बढ़ा तो लोगों के पास पैसा आता है। और जब पैसा आता है तो लोग जो है किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे क्षेत्रों में जो लोग गरीब थे, भोले भाले लोग थे, उनकी खरीद बिक्री शुरू हो गई, उनका शोषण शुरू हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं दास व्यापार, यानी लोगों का खरीद बिक्री, गुलामों का खरीद बिक्री ही दास व्यापार कहलाता है। अगला पॉइंट है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। और जानते हैं कि मध्यकाल यूरोप का कितना भ्रांति से भरा हुआ था। जैसे कि एक देख सकते हैं कि हाँ, उन लोगों का मानना है कि धरती क्या है? चपटी है। लेकिन उन लोगों का ये मानना है कि धरती जो है स्थिर है, सूरज उसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब भौगोलिक खोज हुआ, लोगों का सोच बदला, लोग जो यूरोपीय लोग हैं बहुत सारे संस्कृति और सभ्यता से मिला तो उसको ज्ञान बढ़ा उसका भी, और वो भी समझा कि क्या है, धरती चपटा नहीं है। जब भौगोलिक खोज होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उन लोगों को पता चला है कि धरती चपटा नहीं है, धरती गोल है। जहाँ से जाना शुरू करते हैं वहीं पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैगलन जो है, मैगलन वो पूरे दुनिया का चक्कर लगाया जहाज से,
और पूरे दुनिया का चक्कर लगाया और बताया कि पूरी दुनिया क्या है, गोल है, और सारा जो क्षेत्र है, जमीन, महादेश, वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका लास्ट है अन्य अन्य परिणाम। अन्य परिणाम में क्या हुआ, तो जब व्यापार बढ़ा तो इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ, क्योंकि इटली जो है भूमध्य सागर के बीच में है, और यहाँ से व्यापार होने लगा था पूरे दुनिया में, क्योंकि पहले जो व्यापार था वो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर यहीं तक सीमित था। लेकिन जब भौगोलिक खोज हुआ तो ये जो व्यापार है वहाँ से निकल के पूरे दुनिया में फैल गया। पूरे दुनिया में कहाँ, जैसे अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, पूरे क्षेत्र में फैल गया। और यूरोप को देखो तो निचला पार्ट जो है वो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो यहाँ से लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ गया, तो भूमध्य सागर का महत्व भी बढ़ गया। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। कहने का मतलब, जब लोग के पास पैसा आता है तो लोग शासन व्यवस्था में भी अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो व्यापारी लोग था उनका जो है वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन लोगों के पास पैसा था, पैसा मतलब पूंजी, और उस पैसा को लगा के और भी वो बिजनेस करते थे। यही जो है पूंजीवाद कहलाया। और साम्राज्यवाद वही बता चुके हैं कि दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करना, ज़बरदस्ती हो चाहे जैसे भी, अपना क्षेत्र फैलाना। जैसे कोई इंग्लैंड है, इंग्लैंड छोटा सा एक महाद्वीप था, लेकिन क्या किया, पूरे विश्व में देखिए तो उसका अभी भी बहुत जगह क्या है, उसका क्षेत्र है। तो कैसे है, तो वो हर जगह जाके अपना कब्जा जमाया। यही साम्राज्यवाद कहलाता है। अब चूंकि महासागर का महत्व बढ़ रहा था, तो नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, तेजी से आधुनिक जहाज बनने लगे, और समुद्र में बहुत और समुद्र में जिसका अधिकार होगा उसका ही व्यापार में भी अधिकार होगा, इस तरह की भावना फैली, तो नौसैनिक क्रियाकलापों में भी वृद्धि हुई। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप देखिएगा कि हम इसमें जितना भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है उसको हम लिख दिए हैं, और एक बार आपके सामने पढ़ देते हैं ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं। ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खान के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। कहने का मतलब है कि जो मार्को पोलो है, ये लगभग 13वीं शताब्दी में भारत का यात्रा किया था, चीन का यात्रा किया था, और यहाँ का जो वैभव था इसका वर्णन जाके किया अपने यात्रा वृत्तांत में। लोग वहाँ का पढ़ा होगा यूरोप का, उसके मन में क्या आया कि हम लोग को ही जाना चाहिए, यानी भौगोलिक खोज में योगदान दिया इसका यात्रा वृत्तांत। यहाँ पे कैरावल है। कैरावल एक जहाज होता है जो हल्का होता है और तेज होता है, इसको पुर्तगालियों ने बनाया था। ये भी जो है भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और क्या है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार। बताए थे आपको कि 1453 ईस्वी में क्या हो गया था, तुर्की जो है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। ये जो कुस्तुनतुनिया है, यहाँ से यूरोपीय और एशिया के मध्य क्या होता था, व्यापार होता था। नाव निर्माण में खांचा पद्धति का विकास पुर्तगालों ने किया। दूरबीन का आविष्कार हुआ, एस्ट्रोलोब का आविष्कार हुआ, हैंस लेपर्चे और हॉलैंड। एस्ट्रोलोब का आविष्कार कौन किया था, तो मतलब संभवतः यूनानी ज्योतिषी किया था, इसका कोई व्यक्ति का नाम पता नहीं है। अफ्रीका के सबसे दक्षिण में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय बताए थे बार्थोलोम्यू डियाज। इसने इसका नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स, जो आगे चलकर केप ऑफ गुड कहलाया, गुड होप कहलाया, या फिर इसको उत्तम आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं हिंदी में। इसलिए कहलाया क्योंकि इसी ने एक आशा दिया था कि आगे भी रास्ता हम लोग खोज सकते हैं। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। इसने यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। अच्छा ये पॉइंट छूट गया था कि जैसे 1492 ईस्वी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस है वो इंडिया खोज करने निकला था, लेकिन पहुँच गया अमेरिका, और वहाँ देखा तो लोगों को, वहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं, इतने गोरे कि उनका चेहरा लाल नज़र आता है, इसलिए वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन कहा था। 1498 में वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कालीकट जो अभी फिलहाल केरल का मालाबार तट है, उसको कह सकते हैं, उसी के पास है। इसमें इसकी मदद भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। बताए थे वास्को डी गामा जो है अब्दुल मजीद की मदद से भारत पहुंचा था। अमेरिका को यूरोपियनों ने नई दुनिया की संज्ञा दी। कहने का मतलब, जब अमेरिका का खोज हुआ उससे पहले यूरोपियनों को पता नहीं था कि अमेरिका जैसा कोई क्षेत्र भी है।
इसलिए जब उसको मिला अमेरिका तो उन लोग उसको नई दुनिया बोल दिया, ये नया दुनिया है। लेकिन बाद में स्पेन का नागरिक था अमेरिगो वेस्पुची, ये गया और नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, यानी चार अच्छे से ढूंढा उस अमेरिका को, और उसका नाम रख दिया नहीं, और उसको बताया कि ये क्या है, नई दुनिया नहीं, एक महाद्वीप ही है, पृथ्वी पर एक महाद्वीप ही है। और आगे चल के इसी के नाम पे उस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ गया था। ये रहा 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। अच्छा, उसमें 13वीं शताब्दी बता दी था शायद, सॉरी फॉर दैट। मैगलन ने जो है 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। जो कैप्टन कुक था, जब भौगोलिक खोज हो रहा था तो उसमें कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया को खोजा, और उस ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड का भी पता लगाया था। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। न्यू फाउंडलैंड जो है कनाडा के पास है, कनाडा में ही है, ऊपर पूर्वी साइड में, उसका पता लगाया था सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट, दोनों बाप बेटा है दोनों। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। ये पुर्तगाल का अब जो नाविक है उसको खोज यात्रा करना है, 6-6 महीना एक साल उसको, और समुद्र में रहना है तो पैसा चाहिए। इसमें जो है पुर्तगाल का राजकुमार जो है हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी, यानी ये लोग मदद कर रही थी। और शुरुआत में देखें तो पुर्तगाल ही जो था भौगोलिक खोज में प्रमुख भूमिका निभाया था, लेकिन बाद में ये लोग पिछड़ गया और इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, ये सब का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, भारत में यूरोपियों का इस स्थापना तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, याद होगा। उसके बाद अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में, फिर डच आया 1602 ईस्वी में, फिर डेनिश आया 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी आया 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश आया 1731 ईस्वी में। बस ये एक पॉइंट है, दिमाग में रखना है, एग्जाम में आ सकता है। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा, हालांकि इसकी खोज का श्रेय चीन को जाता है। ये पॉइंट ऊपर छूट गया था, ऊपर ही बताना चाहिए था। जो दिशा सूचक यंत्र, जो कंपास होता है, जिसके मदद से हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं, इसका इसका खोज जो है माना जाता है कि चीन से हुआ है, और इसको चीन से फिर अरब गया, और अरब से यूरोप चला गया। भौगोलिक खोजों के परिणाम पे बात कर चुके हैं, और हम लोग अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। एक बार हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे, या फिर रहने देते हैं, प्रश्न उत्तर का एक अलग से वीडियो बना देंगे।